ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे के बाद विपक्ष रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि पहले के रेल मंत्री ऐसे हादसों के बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह ये भयानक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास हुआ था, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस पर पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से होते हुए कोलकाता से सियालदह जा रही थी। हादसे को लेकर विपक्ष बार बार रेल मंत्री पर हमलावर हो रहा है और इस्तीफे की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 1999 में जब गैसल रेल हादसा हुआ था, जिसमें 285 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद उस वक्त के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यही नहीं, अगर पिछले सालों की बात की जाए तो लालू यादव और ममता बनर्जी रेल हादसे के बाद 2000 की बात कर ले, ये हादसे हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो इस दौरान इन तीनों ही रेल मंत्रियों ने एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम शामिल है। तो अब अश्विनी वैष्णव से जब इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो फिर ऐसे में बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं और विपक्ष बार बार अश्विनी वैष्णव से जिम्मेदारी और उनके पद से इस्तीफे देने की बात कह रहा है। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इसी मामले के चलते अब हादसे को लेकर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी रेल मंत्री को इस्तीफा देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिस देश की रेलवे का निजीकरण हो गया है, उस देश में हादसे तो होंगे ही। पहले जब कांग्रेस और यूपीए सरकार में हादसे होते थे, तब मंत्री इस्तीफा देते थे, और अब इतने बड़े हादसे होने पर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है और हमें इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। ये एक गिरोह की सरकार है जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। देखिए क्या कुछ कहा। जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो, तो वहां एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है जनता को। जिस देश में सरकार चल रही हो ईवीएम को हैक करके, तो वहां जनता का सरकार नहीं न है। ये तो कुछ ऐसे गैंग का सरकार है जिसके वजह से सब हो रहा है। इस देश का रेल वेल अभी आपने सुना कि किस तरीके से एक गैंग की सरकार है जिसकी वजह से ये रेल हादसे हो रहे हैं, उनको जिम्मेदार ठहराने की बात कही गई है यहाँ पर। वही आपको बता दें कि पिछले साल 2 जून को बालासोर रेल हादसा हुआ था, जिसमें 230 लोगों की मौत हो गई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। आप खुद देखिए इस वीडियो में अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई, तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होता। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है, तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे, उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उससे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है, तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई,
तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कवच के फीचर्स की बात कही जा रही थी और रेल मंत्री ने जिस तरीके से इस फीचर्स को समझाया और ये सुनिश्चित करने की बात कही कि आगे भविष्य में इस तरीके के हादसे को कैसे टाला जा सकता है, कैसे वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी ताकि अगर एक ही पटरी पर दो रेल है तो उनमें टक्कर को रोका जा सके और ऐसे जो आम जनता है उनकी जो जाने हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन उस पर क्या काम हुआ, कितना हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। बीजेपी से विकास पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस से धर्मेंद्र शुक्ला और सपा से जानू लखतर जी का, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। माफ करिएगा, धर्मेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ किसी कारणवश मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो उनकी जगह मेराजुद्दीन जी हैं हमारे साथ। तो तीनों पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं विकास पांडे जी आपसे। विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से ये पश्चिम बंगाल का रेल हादसा हुआ है और उसके बाद से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पहले के जो मंत्री होते थे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते थे और जिम्मेदारी लेते थे और जिसके चलते वो अपने पदों से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन यही केस जब एक साल के अंदर एक बार फिर से हमें देखने को मिला। पिछली बार भी 2 जून को बालासोर में रेल हादसा हुआ, भीषण हादसा हुआ था, जिसके बाद कवच की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। और फिर से जब एक साल बाद ये हादसा फिर से हुआ, पश्चिम बंगाल में भीषण हादसा हुआ है, तो फिर से कवच की बात सामने कही जा रही है। तो आखिर ये क्या है? सिर्फ हादसे होते हैं, फिर आश्वासन दिया जाता है, फिर उसे भूल जाते हैं? विकास पांडे जी। नहीं ऐसा नहीं है रत्ना जी। सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है ये। हम सब मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो घायल हैं उन्हें ईश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ करे, ऐसी भी ईश्वर से हम कामना करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है और तत्काल वहां पर पहुंच करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां हालचाल लिया और लोगों से हालचाल जाना, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी उनकी जो यथासंभव मदद हो सकती थी वो भी करने का काम किया गया। रेलवे को आप अगर पिछले कई वर्षों में देखेंगे रत्ना जी, तो रेलवे में अमूलचूल बदलाव हुए। ये वही रेलवे है जहां हर वर्ष कोई ना कोई बड़ी रेल घटना होती ही थी। आप याद कर लीजिए, तमाम अभी मैं वीडियो आपके ही इसी चैनल पर देख रहा था, किसी की बाइट आप सुना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम से हैक होकर के सरकार बनी। ईवीएम दूसरा विषय है, रेलवे दूसरा विषय है। कभी फुर्सत लगे तो ईवीएम पर राहुल गांधी जी से चर्चा कर लें, उनके अपने लोग चर्चा कर लें तो राहुल गांधी जी बताएंगे कि 99 सीटें कैसे आई हैं, बगैर ईवीएम के आ गई, कहां से आ गई। कभी उनके लोग चर्चा करें श्रीमान अखिलेश यादव जी से, वो बताएंगे कि बगैर ईवीएम से उनको 36-37 सीटें आ गई, तो बगैर ईवीएम के आ गई होंगी। शायद ईवीएम के चुनाव वहां नहीं हुए जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीती होगी। तो ये सारे विषय मनगढ़ंत विषय बना करके जनता को बरगलाने का काम जो विपक्ष करता रहा है, वो हादसों की भी आड़ लेकर के यही काम कर रहा है। आप समझिए इस चीज को लेकर के आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेल मंत्री थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव। 2004 मई 2004 से लेकर के मई 2009 तक रेल मंत्री रहे हैं। 601 दुर्घटनाएं हुई, 550 रेलगाड़ियां पटरी से उतर गई, 51 टक्करें हुई हैं रेलवे की। 51 रेलगाड़ियों की या तो पीछे से या सामने से टक्कर हुई है और इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग 1200 लोग मारे गए इन दुर्घटनाओं में। केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे भाई, अगर इस्तीफा दे दिया होता तो इतनी घटनाएं थोड़े ना हो रही होती। काहे भाई बैठाले रखे रहे? ये कोई समाधान नहीं है। ये विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए, जनता के बीच जनता को बरगलाने के लिए एक नया नैरेटिव सेट कर करके जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अभी जुमा सरकार बने, नई सरकार का गठन हुए 1 माह भी नहीं हुआ है रत्ना जी। आप भी समझ रही होंगी सारी चीजों को। धीरे धीरे सरकार अपना काम करती है। ये वही रेलवे है। अगर रेलवे को विगत कई वर्षों में आप उठा करके आप देखेंगे तो रेलवे में अमूल चूक बदलाव हुए हैं। इस बात को आप आम नागरिक से पूछेंगे तो वो इसको बताएगा, रेलवे की वो वानगी भी बताएगा। जब इसी रेलवे पर प्लेटफॉर्मों पर एक अनाउंसमेंट नेसेसरी कर दिया गया था कि इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई किसी भी
किसी भी वस्तु को ना छुएं, उसमें बॉम्ब हो सकता है। इस तरीके के अनाउंसमेंट रेलवे में नेसेसरी कर दिए गए थे हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पर, और गंदगी का अंबार हुआ करता था रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जो भी विदेशी आते थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म की फोटो डालते थे, अपने यहाँ ले जाकर के दिखाते थे कि ये देखिए भारत का रेलवे है, कितना खराब रेलवे, यहाँ रेलवे में सफर करना दूभर होता था। आज वो रेलवे अपनी कायाकल्प के लिए जाना जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर हादसा हुआ है, हम भी उसकी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जो यथासंभव प्रयास होंगे वो माननीय मोदी जी की सरकार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बिल्कुल करेंगे। उसके लिए किसी भी प्रकार की राजनीति ना करे विपक्ष, यही मेरा आग्रह है। ठीक है विकास जी, तो मेरा अगला सवाल जानू लखतर जी से है। जानू लखतर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार को बने हुए, और जिस तरीके से विपक्ष एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने पे लगा हुआ है, उन्होंने जो मृतक थे उनको लेकर के अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनके लिए कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुआवजे की बात कही गई है, सबको दुख है इस चीज का, लेकिन इस पर राजनीति ना करने की बात कही जा रही है। जानू लखतर जी, सभी पैनल पे बैठने वाले साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहली बात तो जो इस रेल हादसा में, इस घटना में जो मीडिया में आई है कि 9 लोगों की मौत हुई है और 44 लोगों की जो है उनका जो है घायल हुए हैं, कुछ आंशिक रूप से भी घायल हुए हैं, उनके स्वस्थ होने का, जो घायल हुए हैं और जो व्यक्ति मर चुके हैं 9 लोग जिसमें ड्राइवर भी शामिल हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए खुदा से और उनके परिवार वालों के लिए हिम्मत देने की मैं जो है दुआ करूंगा। रही बात गवर्नमेंट की बात, रेल मंत्रालय की बात, रेल सरकार की बात, तो ये सरकार अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे कि अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ। अरे भाई साहब, 10 साल से आप हुकूमत में हैं और जुमा की बात कर रहे हैं। आप जो है 10 साल से काम कर रहे हैं, और रेल हादसा जो घटना हुआ अभी, जैसा कि मैडम पिछले साल भी जून में घटना हुई थी, उससे भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा। इसमें जो है आपका घटना हुआ, जो आपका जो है त्रिपुरा से वो ट्रेन चलती है, मालगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी से घटना हुई है, ट्रेन में जाके मारा है। जो मैंने जो मीडिया में पढ़ा वो सिग्नल का भी कुछ मामला है, कुछ ड्राइवर के आंख का भी मामला है, क्या क्या है ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इस पे जहां तक हमारे भाई साहब ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी चीफ रेल मंत्री थे 2004 की, उन्होंने उल्लेख किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2004 और 2024 में जमीन आसमान का टेक्नोलॉजी में अंतर आ गया है, जबरदस्त क्रांति परिवर्तन हुआ है। तो 2004 की स्थिति और 2024 की स्थिति में बहुत अंतर है। हम जो है डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम घर बैठे तमाम चीजों को, फोन भी हमारे यहाँ इन ग्रामीण इलाकों में 20 साल पहले नहीं था, सेल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, हम लोकेशन नहीं जान पाते थे कौन ट्रेन कहाँ आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये सब बातें जो है अपनी जिम्मेदारी से हटने की बात है। रही बात वो जो है घटनाएं जो हुई हैं, उस पर रेल मंत्री जी को, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर उसकी जांच बैठाना चाहिए। और अच्छी बात है उन लोगों ने 10 लाख का, जबकि वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने 12 लाख का मुंह मांगा है, लेकिन 10 लाख इन्होंने दिया। उनके घर के लोगों को नौकरी भी देना चाहिए। और नैतिक जिम्मेदारी है सरकार का कि कम से कम इस तरह की घटनाओं पे, आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल के जगह पे आप जाइए, जापान जहाँ आए दिन भूकंप आता है, वो जो बुलेट एक्सप्रेस चलाती हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी वहां से सीखिए, वहां पे आप अपना मंत्रालय के अधिकारियों को भेजिए, वहां पे सरकार पैसा लगाए और ऐसे चीज सीख के आए कि हमारे यहाँ घटनाएं न हो। इस तरह की घटनाएं, जानलेवा जो सफर में घर से निकले हुए हैं, वो बेचारे, उनके घर के लोगों को जब खबर ये मिलती है कि ये जो है हमेशा के लिए सो गए, तो आप सोच सकते हैं मैडम, आपके घर के भी हो सकते हैं, हमारे घर के भी हो सकते हैं। इन सब चीजों को, ऐसे टेक्नोलॉजी का हमारे आविष्कार करना चाहिए जिससे कि हमको इन सब घटनाओं से, ये सही बात है कि बहुत से ऐसी चीजें होती है जिसको हम रोक नहीं पाते, मानवीय चीजें भी होती हैं, मैं इससे इनकार भी नहीं करता, विपक्ष होने के नाते मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब कोई किसी को रोक सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उससे सबक सीख सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि वो पैसा जो है, जो मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जो हमारा लालू प्रसाद यादव की बात हो रही थी, लालू प्रसाद यादव जो है वो भारत सरकार रेल मंत्रालय को मुनाफा मिलाए और अमेरिका ऐसे देश में जाके उन्होंने जो है वहां पे क्लास लिए थे, वहां के विश्वविद्यालय में बुलाए गए थे, उन्होंने काम किया, भारत सरकार को डेवलप करके पैसा रेल विभाग को मालामाल किया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया। उसी तरह
आज भी उनसे सबक सीखते हुए हमारे रेल मंत्री भारत सरकार के जो है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो है, वो इस तरह के पैसों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और विभाग को भी मंत्रालय में मजबूत पैसा लगाए और मजबूत आय का स्रोत भी बनाए। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का हमारे ट्रेनों की गति का, हमारे रेल पटरियों का, सिग्नल का, हमारे जो है एक दूसरे कंट्रोल से स्टेशन तक का, इस तरह का टेक्नोलॉजी का व्यवस्था किया जाए, जिम्मेदारी बनाई जाए अधिकारियों को पे से लेकर गैंगमैन तक, कि इस तरह के हादसा न हो। और रेल मंत्री को, सरकार को जो है इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जो है इसकी जिम्मेदारी लीजिए। इस्तीफा देने से मैं समझता हूं कि इस्तीफा देने से कोई सवाल होता नहीं है। इस्तीफा दे देंगे, 10 दिन बाद दूसरा कोई रेल मंत्री बन जाएगा, फिर वही जस का तस वही बात रह जाती है। आप जो है आप काम करिए, आपको जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुनाव जीत के आपको जो है आपको दोबारा सरकार बना रही है। और वही सबसे बड़ी बात मैडम, कि हमारे प्रधानमंत्री भी वही हैं, हमारे रेल मंत्री भी वही हैं जो पिछले आपके 2014 से 2019 से 2024 के बीच में थे। 2024 के इलेक्शन के बाद वही बन गए हैं। उनके लिए न अधिकारी नए हैं, न उनके लिए मंत्रालय नया है। इसलिए उनको इस पे जो है स्पेशल जो है दबाव बनाना चाहिए। सारी चीजें अधिकारियों को जो है जांच पड़ताल करना चाहिए कि कहां से ये गलतियां हुई हैं, और गलतियां हुई हैं तो सख्त से सख्त उससे लोगों को सजा मिले और हमारे जितने भी यात्रियों को जो है। ठीक है जानूल जी, हम इसी पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं मेराजुद्दीन जी से। मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेराजुद्दीन बोलिए जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मेराजुद्दीन जी, तो आपने अभी दोनों लोगों की बातें सुनी है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ जानू लखतर जी भी हैं सपा से। तो दोनों लोगों ने इस पक्ष को लेकर के, इस मुद्दे के लेकर के अपना पक्ष रखा कि क्या होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आए दिन जो हादसे हो रहे हैं और एक साल के अंदर, एक साल के बाद या कह लें जिस तरीके से ये भीषण रेल हादसा हुआ, उसके बाद से इसकी जो जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदार ठहराना यहाँ पर उचित होगा? मेराजुद्दीन जी। जी मैडम, पहली बात तो मैंने भाजपा प्रवक्ता जी की बात नहीं सुन पाई थी, मैं लेट ज्वाइन हुआ आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए मेराजुद्दीन जी, ठीक है? आप मेरे सवालों का। हाँ। जी वो जो आप कह रही हैं, जो रेल हादसा हुआ है 1 साल बाद हुआ है, जैसे भी रेल हादसे होते रहते हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। क्योंकि जो सरकार सत्ता में बैठी होती है, कहीं ना कहीं किसी वजह से लापरवाही हुई है, किसी वजह से कोई दुर्घटना का कोई ना कोई कारण तो रहता है। जो रेल मंत्रालय है वो उसकी गलती मानना पड़ेगी। यहाँ तक कि हमारे जैनुल भाई ने जैसे कहा था कि इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने के बाद दूसरा मंत्री आएगा, ये भी बात सही है कि इससे इस्तीफे से कुछ होना नहीं। इस गलती की गहराई तक जाना चाहिए, गलती क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, जिन लोगों की जान गई उन लोगों के घर वालों से संवेदना व्यक्त की जाए, उन लोगों को जो भी आर्थिक नुकसान भरा जाए, उनके घर के परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। ये हादसा किसी वजह से, कुछ रेल मंत्रालय की कमी की वजह से होते हैं मैडम, ये तो मानना पड़ेगा सरकार। और अगर ये भाई साहब कह रहे थे कि 1 साल, अभी आज जुमा 8 दिन की सरकार है, तो 10 साल से सरकार में बैठे हैं, तो क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जी मेराजुद्दीन जी, ठीक है। विकास पांडे जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जानूल जी कह रहे थे कि जिस तरीके से पिछले मंत्रियों ने जो अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जो ये 10 सालों की बात कर रहे थे कि 2014 से जिस तरीके से रेल हादसे लगातार बढ़ते गए हैं, उस पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कार्रवाई की बात कही जा रही है, ठीक है, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो सब ठीक है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके की जांच पड़ताल जो है वो एकदम डीप से क्यों नहीं की जाती है? क्यों, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी वही रेल मंत्री बन रहे हैं, तो उनके लिए कोई अधिकारी नया नहीं है, उनके लिए सिस्टम नया नहीं है। और टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने बात कही कि तब के टेक्नोलॉजी में और आज के टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर क्या ऐसे कारण है कि ये जो रेल हादसे आए दिन हो रहे हैं, इनके जो हर साल हमें सुनने को आ रहे हैं कि रेल हादसे हो रहे हैं, रेल हादसे होते रह गए, इनके पीछे के असल वजह क्या है? विकास पांडे जी। देखिए रत्ना जी, मुझे लगता है कि दोनों ही पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की। विकास पांडे जी, माफ करिएगा, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। विकास पांडे जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है।
मेरी आवाज अब आ रही है? जी आप बोलिए। आ रही है आवाज? जी जी देखिए, दोनों पैनलिस्ट ने बहुत बढ़िया बात कही। मुझे लगता है कि यही अर्थात फर्क और अच्छी बात यह है कि सबने एक स्वर से ये कहा कि सब इस्तीफा समाधान नहीं है। आपको याद हो कि रेल मंत्री रहते हुए सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हम सबके आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने रेल हादसे को लेकर के इस्तीफा दिया। क्या तब से लेकर के कई रेल मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन रेलवे में सुधार की जरूरत है। इस्तीफों से काम नहीं होने वाला है रत्ना जी। केवल इस्तीफा देने से ही काम हो जाएगा, रेलवे सुधर जाएगा, ऐसा कहाँ है? मुझे बताइए आप। अगर यही संभव होता तो रेलवे सुधर गया होता, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे हम सबके लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के पहले रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन तब से लेकर के तमाम रेल हादसे हुए। 2010 में पश्चिम बंगाल में 148 लोग मारे गए थे मई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में, जो डिब्बे पटरी से उतरे थे। उसके बाद जुलाई 2010 की बात कर लीजिए, उत्तर बंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में ही 70 लोगों की मौत हुई थी। 2011 में बहुत रेल हादसे हुए, तमाम रेल हादसे हुए हैं, ऐसा नहीं है उसके बाद रेल हादसे नहीं हुए, तमाम रेल हादसे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह, अभी जैनुल भाई भी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि 2014 से पहले वो नहीं था जो अब 2014 के बाद हुआ है, चाहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे तमाम योजनाओं के माध्यम से हो। जो काम गवर्नमेंट ने 2014 के बाद तत्परता दिखाई है, उसी का तो परिणाम है। रेलवे की एक संरक्षा रिपोर्ट रत्ना जी इसी तरफ इशारा करती है। सन 2004 से और 2014 तक जो रेल हादसे हैं वो लगभग प्रतिवर्ष रेल हादसे हुए थे। 171 रेल हादसे प्रतिवर्ष हुए थे, और 2014 से 2024 के मध्य इन रेल हादसों की संख्या 70% से भी ज्यादा कम हो गई, और महज 68, जिसमें छोटे रेल हादसे, बड़े रेल हादसे, सारे रेल हादसे शामिल होते हैं, सारे के सारे अगर जोड़ लीजिए तो 68 प्रतिवर्ष हो गई है, जो 2014 से पहले 171 प्रतिवर्ष थी। हमने काम करके दिया है। एक यही चीज नहीं है, हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया पहली बार, जिसको बना करके हमने ये सुनिश्चित किया कि जो दुर्घटना है, रेलवे की सुरक्षा है, उसे अलग से हैंडल किया जाए, उसके लिए अलग से प्रावधान किए जाएं। चाहे एटीपी सिस्टम लाने की बात हो, चाहे बीसीडी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाने की बात हो, तमाम ऐसे छोटे छोटे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की बात हो, तमाम ऐसे ओवरब्रिज बना करके, जो अंडरपास बना करके, तमाम ऐसे प्रयास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि जिनसे रेल हादसों में कमी आई है, और वो आंकड़े भी बता रहे हैं रेल हादसों में कमी आई है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ये रेल हादसा हुआ, और इसके लिए मुझे लगता है जो भी जिम्मेदार होगा, अभी हमारे साथी इस बात को अवेयरनेस के साथ बता रहे थे कि वहां पर ये भी आया कि सिग्नल का इश्यूज था, और रेलवे पायलट के आंख झपकी का भी मामला कुछ आ रहा है। तो इस तरीके के जो भी विषय हैं, खुद कह रहे हैं ये जांच के विषय होते हैं। हम भी वही कह रहे हैं रत्ना जी कि ये जांच के विषय हैं, जांच में सारी चीजें निकल करके आएंगी। मानवीय दृष्टिकोण हर जगह होता है, हम आप भी गाड़ी चलाते हैं, रोड पे चलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो मानवीय दृष्टिकोण हर जगह होता है। आप हर चीज के लिए सीधे सीधे सरकार को नहीं दोष दे सकते, यह भी आपको स्वीकार करना होगा। सरकार का काम होता है तत्परता से चीजों को हैंडल करना, और वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वही हमारी सरकार ने किया है। हमने तत्परता से उस हादसे का संज्ञान लिया, हैंडल किया उसे, तुरंत रेलवे ने अपनी एम्बुलेंस की वहां तत्काल व्यवस्था कराई, और व्यवस्था करा करके वहां तत्काल लोगों को, घायलों को संबंधित हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बार बार कह रहा है ना विकास जी, ठीक है आपकी बात समझ में आएगी, लेकिन विपक्ष तो बार बार ये भी कह रहा है ना कि जिस तरीके से ये रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, जब लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जब 2 जून को ये बालासोर का रेल हादसा हुआ था, उसके बाद से उसके पहले भी हादसे हुए, ऐसा नहीं है। अगर मैं 2014 की ही बात कर लेती हूँ तो 24 में 2014 को गोरखधाम एक्सप्रेस ये जो हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर वही हम 2016 में आ जाए, नवंबर की बात है, कुछ 20 तारीख की बात है, इंदौर पटना एक्सप्रेस में भी यह हादसा हुआ, जहां पर 150 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 18 अगस्त 2017 में भी यही हाल देखा गया कि जो पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस थी, वो भी हादसा हुआ, 23 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो ऐसे तमाम हमने देखे 2022 में भी रेल हादसे हुए हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था, जिसमें 36 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 9 से 10 लोग, ज्यादा ही संख्या
क्या है, ये तो मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ। तो 2014 से जब आंकड़े देखे तो फिर आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं ना कि कुछ सालों के अंतर ये जो लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, तो क्या इससे सरकार को सीख नहीं लेनी चाहिए थी? विकास जी, मेरा सवाल ये है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेल हादसा हुआ, ठीक है, तत्परता से कार्रवाई की गई है, तत्परता दिखाई गई सरकार की तरफ से, ठीक है, वो बात हम मानते हैं। लेकिन इतने रेल हादसे में विकास पांडे जी, क्या इनसे सबक नहीं लेना चाहिए? पिछले साल का जो हादसा हुआ, रेल हादसा हुआ, जिसमें मासूमों की जान गई है, जितनी मौतें हुई हैं, उसके बाद से भी एक साल के अंतर ये मुमकिन, ये तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी ना विकास पांडे जी। कवच की बात कही गई थी, जो ऑटोमेटिक जो ब्रेक लगाने का सिस्टम था उसकी बात कही गई थी, तो अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ विकास पांडे जी? तत्परता कहाँ गई यहाँ पे? विकास पांडे जी, तत्परता कहाँ गई यहाँ पे? देखिए, तत्परता की बात यह है कि देखने वालों का नजरिया है। आप देख रहे हैं, आपने 2014 से लेकर के 24 तक गिना दिए। अब वही तो दिक्कत है कि आप हमारी सरकार का हम ही से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अगर आप देखना चाहें, आप पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तो एक बार नजर डाल लीजिए। हर साल रेल हादसे, और एक दो नहीं होते थे, हर साल दर्जनों की तादाद में रेल हादसे होते थे। आपने जो रेल हादसे गिनाए, कोई भी रेल हादसा सेम ईयर का नहीं गिनाया। एक 2014 का, फिर 2016 का, 2016 का, फिर 2017 का, 2017 का, फिर 2022 का, 2019 का। आप इस तरीके से रेल हादसे गिना रही। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये रेलवे की सुरक्षा समिति की रिपोर्ट हर वर्ष जारी होती है, हर वर्ष आती है। ये रेलवे की सुरक्षा रिपोर्ट ये कहती है कि 2004 से 14 तक जो एवरेज 171 दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष था, वो घटके 2004 से और 2014 से 24 के बीच में मैच 68 हादसों पर आ गया है। 70% की कमी। क्या ये नहीं देखना चाहिए रत्ना? क्या इस पर नहीं संज्ञान लेना चाहिए? आपने सारे हादसे गिना दिए, हमने भी स्वीकार कर लिया हादसे हुए, तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई भी नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने काम खराब किया होता तो 171 का आंकड़ा बढ़कर के 175 हुआ होता, 200 हुआ होता, 250 हुआ होता, लेकिन वो आंकड़ा घटा। यानी कि हमने काम किया, हमने उस पर गंभीरता से प्रयास किए, इसीलिए तो वो आंकड़ा घर के आधे से भी कम रह गया। आधे से भी रेल घटनाओं की दुर्घटनाएं कम होती चली गई। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं रत्ना जी कि हमने उस पर काम किया है। जो भी छुटपुट अब रेल घटनाएं, जो भी रेल घटनाएं एक आध हो रही हैं, इन पर भी हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम कर रहे हैं। 1400 से ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड करके जो कवच सिस्टम आप बता रही हो, उसको इंस्टॉल किया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर इंस्टॉल हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है आज भारतीय रेल नेटवर्क, और दुनिया में दूसरे नंबर पर सफर करने वाले लोग आते हैं रेलवे के अंदर भारत में। तो ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी सरकार कर रही है, बहुत जल्द हम 100% कवच को भी इंस्टॉल करके पूरा करके रेलवे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह भी मान लीजिए कि जैसे हमने 171 से 68 किए हैं, वैसे ही हम इस 68 को 8 पे लाएंगे और 8 से 0 पे भी लाएंगे। ठीक है विकास जी, ठीक है। इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं जैनुल अख्तर जी से। जिस तरीके से इन्होंने आंकड़ों की बात की है जैनुल जी, कि पहले ये आंकड़े जो थे वो 171 थे, उसको इन्होंने कम किया, और पूरी कोशिश है कि वो आंकड़े अब घटते घटते 0 तक चले जाए। क्या इतना आसान होगा जैनुल अख्तर जी? ऐसा है कि मैं पहले भी बताया मैडम कि जो है 2004 का और 2014 का जो इन्होंने बात किया, मैंने कहा कि 2004 का और 2014 में टेक्नोलॉजी में बड़ा अंतर हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी से हम बड़े बड़े चीजों को भी कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो जो प्रतिशत का जो मापदंड जो है इनको जो दिखा रहे हैं, वो प्रतिशत और भी कम आना चाहिए जो टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप की है, रेल विभाग में, डिफेंस विभाग में, किसी भी विभाग में। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा मैडम कि जब इतने डेवलपमेंट के बाद भी जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी पांडे जी बता रहे थे कि कुछ अब इस तरह की घटनाएं भी हैं, और मैं एक मांग भी करूंगा सरकार से कि अंडरपास जो रेल लाइन के पीछे नीचे से जो रेल पास भूमिगत जो बनाई जा रही है, आपका अंडरग्राउंड ब्रिज बनाई जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड तो बन गया, लेकिन उसकी पानी जैसा बरसात शुरू होगी, जून शुरू होने वाला, जून करीब करीब अब बारिश शुरू होने वाली, जब पानी बरस रहा है तो जो इन लोगों ने अपने को मतलब ये काम एक उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने अंडरपास ओवरब्रिज बना दिया। अंडरपास तो आपने बना दिया, इसमें तो राय नहीं है, लेकिन उस अंडरपास का उपयोगिता क्या है? कभी उस अंडरपास पुल के नीचे से गुजरिए बरसात के दिनों में भाई साहब, देखने में आ जाएगा कि वो क्या स्थिति है।
हम लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से अगर गुजरते हैं तो पूरा का पूरा अंडरपास जो है पानी जो है पूरा का पूरा नीचे भरा हुआ है, और उस पानी में आपका जाना खतरा, एक्सीडेंट और जानलेवा, यहाँ तक कि अगर छोटे बच्चे हों तो आपका घुटनों तक पानी वहां पे लग जाता है। कोई गिर जाएगा, छोटे बच्चे, तो हमको लगता है कि डूब के मर भी जाएंगे। इस पे रेल विभाग को मैं इसका मांग करता हूं, मैं रेल मंत्री जी से, एक भारत के नागरिक होने के नाते, कि इतने जितने भी खास तौर से हमारे एनईआर रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में, जो बनारस से लेकर और भटनी तक, गोरखपुर तक इलाका आता है, इधर जितने भी आपके ओवरब्रिज पुल बने हैं सबके साथ वही दिक्कत है। गर्मी के दिनों में तो ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन बरसात के दिनों में जो है पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। और इसको अब कम से कम उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, भाई साहब, अमेरिका हो, जापान हो, तमाम कोई भी देश हो, कोई डेवलपमेंट देश हो, वहां के टेक्नोलॉजी से आप जो है लाइए, वो पानी जो है जो उसमें रह जा रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, उस पानी को भी हमारे इंजीनियर ऐसे टेक्निक लगाएं, या हमारे यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम विदेश से भी मंगा के इंजीनियर को देखें कि वो पानी का जो है निकाल दें। इस तरह की घटनाएं हमारे सामने, आवागमन बाधित भी ना हो, और कोई इस तरह का जाने और आने में सोचना उसको न पड़े कि हम कैसे पुल क्रॉस करें। ये तो वो जमाना हो गया है कि उसमें नाव चलाना पड़ेगा, इतना पानी उसमें हो जा रहा है। जैसे नदियों के किनारे जिनका गांव है वो नाव से इस पार से उस पार जाते हैं। ये हकीकत कहानी है मैडम, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमारे भाई साहब भी, जो भी लोग हैं, सब अगर कहीं पे भी, सब लोग, मेरे ख्याल से हर आदमी के अगल बगल घर पे रेलवे लाइन के किनारे ये अंडरपास ब्रिज बने हुए हैं, वहां की स्थिति बरसात के दिनों में देख सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी का अगर हम इसका उपयोग करें, बेहतर करें, कुछ धन लगाएं, कुछ हम अपने यहाँ नहीं है तो कहीं और से मंगाएं, इस तरह से करके हम जो है सरकार में होने का, जो आप सरकार में है, जनता ने आपको इसीलिए चुनी है कि जनता की आप सुख और जो है सुविधा बढ़ाइए, ये काम होना चाहिए। ये बात कहकर आप पल्ला न झाड़ लीजिए कि हमने जो है बहुत कुछ किया है, जनता ने भी आपके लिए भी बहुत कुछ किया है, आप उसकी सुविधा दीजिए। और वो सुविधा जो है मूलभूत की सुविधा रेल में, अब जैसे अभी मैंने पढ़ा, आज सुना कि आप बताए, मैं तो ये बात कहना चाहता हूं मैडम आपके सम्मानित चैनल से, कि कहीं पे मैंने सोशल मीडिया में देखा, लेकिन वो परफेक्ट है कि नहीं है इसको भी मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि ट्रेनें जो है रिजर्वेशन जो है आदमी करा के चला जा रहा है। अगर किसी वजह से गर्मी, इतनी तगड़ी धूप है, आप भी जानती हैं, देख रही हैं, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म तक पहुंचने में अगर दिक्कत होती है, ट्रेन छूट गई, तो मैं रेल मंत्रालय से और भारत सरकार से डिमांड करता हूं, ऐसा मैंने सोशल मीडिया में तैरती हुई खबर देखा, कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप किसी दूसरे ट्रेन से उस पैसा आपका लगा हुआ है 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट के हेर फेर में आपकी महत्वपूर्ण, आपकी फैमिली का, मान लीजिए 4 लोग हैं, 2-3 बच्चे हैं, मियां बीवी हो, 4-5 लोग जा रहे हैं, 2-3 हजार रुपए का टिकट हो, तो वो बेचारे वो टिकट एकदम खत्म हो जाता है। मैं मांग करना चाहता हूं कि वो जो है किसी न किसी दूसरे ट्रेन में उसको जाने का अलाउ किया जाए, इसलिए कि भारत सरकार के पास वो पैसा गया है, वो किसी के पास गया नहीं है, ना मैं कैंसिल कराया हूं। तो मैं ये भी चाहता हूं, जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये भी काम होना चाहिए। और रेल मंत्री जी ऐसे चीजों का भी अगर वो चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर में पता कर सकते हैं कि वो कितने ट्रेन में बैठे। ठीक है जानू जी, ठीक है। आप ही के देश के नागरिक है और आप वही देश का पैसा लगा रहे हैं, उनको सुविधा दिया जाए जिससे कि वो जो है जा सके और उनकी सुविधाएं बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है जानूर जी, ठीक है। विकास जी, जानूर जी ने बहुत कुछ कहा है, कि उन्होंने कहा कि जनता ने आपको चुना है तो आपको जनता के मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना ही चाहिए। ये कह के पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि काम किए होते तो फिर जिस तरीके से जनता आपको चुनाव में जिस तरीके से बात कही जा रही है, जनता के ही लिए बात की जा रही थी कि हम जनता के लिए काम करें, जनता के लिए नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन कई जगहों पे हमने चुनाव का बहिष्कार भी देखा था, और अयोध्या में जिस तरीके से हार मिली उससे हम सब वाकिफ हैं। तो जनता के लिए जब इतने काम किए जा रहे हैं तो जनता भी तो पलट के उस हिसाब से आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट तो देगी। लेकिन जब यहाँ पे रेल मंत्रालय की बात कही जा रही है और लगातार हादसे हो रहे हैं, और ऐसे में जब 10 साल बीत चुके हैं और तीसरा जो ये कार्यकाल है, और इसमें नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और भारत सरकार
सरकार के पास जो फंडिंग जा रही, जो पैसे जा रहे, जैसा अभी जैनुल अख्तर जी ने इसका जिक्र किया है, तो इसको लेकर के जनता के दिमाग में कैसी बातें बैठ रही हैं विकास जी? क्योंकि जनता के दिमाग में तो एक तरीके से डर बढ़ गया ना, क्योंकि लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और जनता अब टिकट बुक करने से पहले वो 10 बार सोचती है कि क्या ट्रेन में जाना उनके लिए सेफ रहेगा, उनके परिवार के लिए सेफ रहेगा या नहीं। विकास पांडे, देखिए, आज भी अगर अन्य ट्रांसपोर्ट माध्यमों की चर्चा करें रत्ना जी, तो रेलवे सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माध्यमों में से एक है। यही कारण है ना, यही कारण है विकास पांडे जी, सबसे सुरक्षित, बिल्कुल। तो अब वो सुरक्षा जो है, सुरक्षा का एहसास यात्रियों को नहीं हो रहा है, तो क्या बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। आप देखिए रत्ना जी, फिर मैंने अभी आपसे कहा, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप चर्चा किस पे करना चाहते हैं। आधा गिलास खाली, जो विपक्ष का काम है, आधे गिलास खाली की चर्चा करना, और हमारा, हम चूंकि सरकार में है तो हमारा काम है कि जो हमने करके दिया अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती सरकारों के, वो भी हमें ये अधिकार है कि वो हम जनता को बताएं कि हमने क्या किया जनता के लिए। ये हमारा अधिकार है। मुझे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम जनता को ये बताएं कि हमने 2014 से लेकर 24 तक जनता को रेलवे में क्या क्या करके दिया। ये वही रेलवे है रत्ना जी। मैं फिर कहता हूं आपको, देखिए होता क्या है कि जब तक आप किसी दूसरे के दरवाजे की कुंडी बजा करके उसके घर नाश्ता करने नहीं जाते हैं, तो दूर से तो आपको यही लगेगा कि उसका घर बहुत बढ़िया, और उनका घर अगर बहुत बढ़िया था तो भारत के इतिहास में आज नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं होते रत्ना जी, अगर हमने काम करके नहीं दिया होता। आज बड़ा दुर्भाग्य और खेद की बात है कि मीडिया जगत भी आज अयोध्या की हार को लेकर के चर्चारत है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि आज इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण बना है। आज उन्हीं लोगों ने, हजारों लाखों करोड़ों राम भक्तों ने अयोध्या का सपना देखा था। केवल अयोध्या के ही लोगों ने नहीं देखा था, अयोध्या के बाहर भी कई लोग उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, और वहां से देख करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखने और सुनने में इस पर चर्चा ना करना एक अलग विषय हो सकता है, विपक्ष के लिए और मीडिया के लिए अलग विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है। अगर जनता हम पर विश्वास नहीं रख रही होती तो हम तीसरी बार सरकार में नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि हमने ये क्या कब कहा, हम ही ने तो किया है ना, 171 से 68 पर लेकर के आए रत्ना जी। क्या ये आपको छोटा विषय लगता है? पूर्ववर्ती सरकार, अरे भाई बता देना ये कि इससे पहले कितने थे और कितने कम कर लिए इन्होंने, बता दें। और अभी खुद हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे जैनुल भाई कि पहले इतना डिजिटल नहीं था, पहले इतना वो नहीं था, ये नहीं था। अरे भाई ये किसने किया? ये डिजिटल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे तो तभी इसे डिजिटल हो जाना चाहिए था इस इंडिया को, लेकिन इतना देर क्यों लगा? मोदी जी का क्यों इंतजार करना पड़ा रत्ना जी? हमने करके दिया ना, तभी तो आज ये कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत कुछ आ गया। आई नहीं, टेक्नोलॉजी लाई जाती है। जब आप राजीव गांधी जी के लिए ये कहते हैं कि वो कंप्यूटर लेकर के आए, तो ये भी आप स्वीकार करिए खुले मन से, राजनीति को हटा करके, कि मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज चाहे डिजिटल पेमेंट की बात हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो, 5G की बात हो, 6G की बात हो, मोदी जी ने उस पर बहुत तेजी से काम किया और टेक्नोलॉजी से हर विभाग को जोड़ने का काम किया। ये भी स्वीकार करिए, मुझे लगता है बगैर राजनीतिक लब्बो-लुबाब के। तो ये सारी चीजें मिलकर के ही तो एक सरकार का काम बनती है और उसका प्रयोग देखने को मिलता है। भाई अगर हमने काम नहीं किया होता तो हम 171 से 68 पे क्यों आ गए होते? 2004 से लेकर 14 तक 2500 लोगों की मौतें हुई थी रेलवे में दुर्घटनाओं में, और उसके बाद जब 2014 से लेकर 24 की बात करिए तो 780 लोग केवल महज दुर्घटना में डेड हुए, मैं 780 लोग। और हम फिर ये बात कहते हैं। तो विकास पांडे जी, अभी आपने मुझसे सवाल किया कि क्या आपके लिए छोटी सी बात है? विकास पांडे जी एक मिनट 780 महज 780 मतलब उन 780 जानों की कोई कीमत नहीं है। विकास पांडे जी 2500 थी पहले ये संख्या आपके साथ रत्ना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ये तो आपका विवेक निर्भर करता है कि आपने विकास पांडे जी विवेक की बात ही नहीं है ना, लेकिन विकास पांडे जी विवेक तो जो है वो तो है। एक मिनट विकास पांडे जी, आपने क्या कहा कि महज 780 पहले की अपेक्षाकृत
मैच का अभिप्राय समझिए आप कि नहीं, जहां मैं समझ रही हूँ विकास पांडे को, मैं बखूबी समझ रही हूँ। आपने अभी कई आंकड़े गिनाए विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, एक सेकंड विकास पांडे जी, आपने मुझे कई आंकड़े गिनाए, कई आंकड़े बताए, मैंने सारी चीजों पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने ये जो महज 780 कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आंकड़ों में आंकड़े जो है वो घट रहे हैं। आपसे आग्रह है मेरा, हाथ जोड़ करके मुझे सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, महज 780 जाने गए, वो महज 780 इसलिए आप सुनिए भाई, अब वो जस्टिफाई तो मुझे भी तो करने दीजिए भाई, निवेदन है आपसे भाई। विकास पांडे जी आप बोलिए, जस्टिफाई करिए खुद को जी। सबसे बड़ी चीज है कि आपको चर्चा नहीं करनी कि 2004 से लेकर 14 तक 2500 लोग गए थे और 171 से ज्यादा प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं हो रही थी रेलवे में। ये बहुत बड़ा है। और आज जाकर के मोदी जी की सरकार में, महज का मतलब इसलिए कि हमने 3 गुने, आप 7 चौक 28, 4 गुने, यानी 25% ये संख्या रह गई है। जो दुर्घटनाओं में डेड कैजुअलिटी की बात है वो 25%, 75% हमने डाउन कर दिया है, 75% कंट्रोल किया है। तो ये मेरा आग्रह है आपसे कि जब चर्चा हो तो मुझे लगता है कि सत्ता के खाली गिलास, सरकार के खाली गिलास की भी चर्चा हो तो विपक्ष ने भी 10 साल में क्या करके दिया, क्योंकि उनकी भी सरकार थी ना, कि नहीं थी रत्ना जी, आप बता दीजिए क्या उनकी सरकार नहीं थी ना? तो एक बार ये चीज, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को ये बताएं कि हमने क्या दिया। ये हमारा बताने का काम है कि भाई हम अगर सरकार में रहे हैं तो हम भी तो जनता को ये बताएंगे कि हमने जनता को क्या दिया। और हम ये भी कह रहे हैं आपको कि 68 से 8 और 8 से 0 लाने के काम में भी हम उतनी ही तत्परता से काम करेंगे रेलवे को सुधारने के लिए, जैसा हमने 2004 से 14 के बीच में। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है, इसको आगे ले जाने का काम करें। समय की नजाकत को देखते हुए ठीक है, हम आपको यही रोकना चाहेंगे। 2 मिनट मैं लूंगी जैनुल अख्तर जी से। जैनुल अख्तर जी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जैनुल अख्तर। मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम बार बार ये जो रेल हादसाएं हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, इन पे जो है गंभीरता से जांच बैठाकर उसकी कमियों को जो है दूर करना चाहिए। और जो मैडम मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह का हादसा होता रहा तो जनता जो है, अब जैसे गर्मी के छुट्टी में सब लोग बाहर निकलना का सोचते हैं, वो ट्रेन से जो है जाने में 10 बार सोचेंगे कि जब इसी तरह घटनाएं हो रही हैं तो कैसे ट्रेन से चला जाए। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं रोकना चाहिए, सख्त कानून बनाया जाए हमारे कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उनको सख्त बनाया जाए, उनको निर्देश दिया जाए। और जितने बैठे हुए हमारे रेल विभाग के जो भी लोग हैं उनके साथ जो मतलब जो भी कर्मचारी हैं, कहीं से कोई, चूंकि जो रेल पटरी पे हमारी ट्रेनें चल रही हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के परिवार उस पे हैं और वैसे लाखों परिवार हमारे जो है भारत के नागरिक हैं। अगर कोई घटनाएं ऐसी हो जाएंगी, अगर लगातार 2-3 घटनाएं इस तरह की हो जाए तो मैं निश्चित रूप से आपसे बता रहा हूं कि लोग रेल यात्रा पे टिकट लेना भी, टिकट खिड़की पे जाना बंद कर देंगे। लोग नहीं, जान रहेगी तो जहान रहेगी, वो कोई घूमना कोई जाना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग के यहाँ कोई इस तरह का नहीं है कि ट्रेन से ही सब काम होता है। आजकल कोरोना के बाद मैडम देख लीजिए कि कोरोना जब आया तो लोगों ने अपना निजी साधन शुरू कर लिया, लोगों ने पैदल यहाँ तक की यात्रा करके दिल्ली मुंबई कहां से लोग भाग आए। तो मतलब यह है जान बचाने के लिए लोग कहां से कहां चले आए। अगर ट्रेनों में सुरक्षा अगर बढ़िया नहीं मिली, उनको रात को सोने में अगर कोई दिक्कत हुई, उनके साथ किसी भी तरह का हादसा हो रहा है, तो ये सारी चीजों पे हमको जो है भारत सरकार में 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनको हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री और भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आप बढ़िया से बढ़िया भारत की जनता के लिए आप सख्त कानून बना के उनको सुविधा दीजिए और उनको जो है स्पेशल इन सब तरह की घटनाओं को आप गंभीरता से लेकर आप उचित जांच कराइए और जांच कार्रवाई करके हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षा देने का और तमाम सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उनको देने का काम करें। यही मेरी जो है मांग सरकार से है मैडम। ठीक है जैनुल अख्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जो कंचनजंगा रेल हादसा हुआ उसमें कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बार बार अश्विनी वैष्णव के इस्तीफा देने की बात कही जा रही है और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद यह हादसा हुआ है। और इससे पहले जिस ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कही जा रही थी, कवच की बात कही जा रही थी कि ऐसे हादसे को रोकने के लिए ये एक तरीके से
कहते हैं एक नया इनोवेशन होगा, लेकिन उस पर कितना काम हुआ और वो कितनी जल्दी उसका प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता भी नहीं है कि कवच क्या था। कवच की बात तभी उठी और तभी वो खत्म भी हो गई। और अब जब एक साल बाद फिर से कंचनजंगा रेल हादसा हुआ तो फिर से एक बार सरकार पर जो आम जनता है उनके लिए उनके मूलभूत सुविधाओं को लेकर के फिर से एक बार सवालों के घेरे में जो है जनता ने सरकार को घेर लिया है कि किस बेसिस पे और कैसे वो जो आने वाले वक्त में रेलवे जो सबसे सुरक्षित माना जाता है आम जनता के लिए, एक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए, तो वो कैसे उसमें ट्रैवल करेंगे और कैसे वो जाएंगे एकदम निश्चिंत होकर के। क्योंकि जिस तरीके से ये रेल हादसे हो रहे उस अगर ऐसे देखा जाए तो आम जनता जो है उनके जो भरोसा, उनका जो भरोसा है वो लगातार उठता चला जा रहा है, क्योंकि जो सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वही सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से ये भयानक हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो, उसको लेकर के अक्सर ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले पूर्व में कई रेल मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है, उसी तरीके से अब अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं इस समय, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष भी सरकार को जो है वो घेर रहा है कई सवालों से। आपने देखा कि कितने लोगों ने, कई बड़े मंत्रियों ने सरकार पर हमला बोला है। और बात यहां जनता की है, क्योंकि सरकार हमेशा जनता को ही मुद्दा बनाती है, जनता पर फोकस रहता है। लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर ये कह के टाल दिया जाता है कि हमारी जांच हो रही है और ये जांच का विषय है, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन कब तक संभव नहीं है इसका भी कोई जवाब नहीं रहता है। तो ऐसे में अब बार बार इस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में फिर से रेल मंत्री बने हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो हर वक्त चुप्पी साध रखे हैं उसके अलग अलग मायने लोग निकाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बस मिसगाइड कर रहा है चीजों को लेकर के। तो ऐसे में इनको चुप्पी अपनी तोड़नी चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। उनको एक तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा है, ये आने वाले हादसे कैसे टलेंगे इसका जवाब देना उनको जरूरी है, क्योंकि ये जनता का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।